नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ मंत्रा में। जैसा कि आप जानते हो, ये हमारा चल रहा है प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी का, और ये प्रैक्टिस सेट है 2 का पार्ट बी है। ये पार्ट ए में हमने देखे थे क्वेश्चन 13 तक, क्वेश्चन 14 से इसमें देखेंगे पार्ट बी में। तो आइए क्वेश्चन 14 देखते हैं। देखिए दिया है, किसी वस्तु को 25% की छूट पर 3600 रुपये में, यहाँ पे देखिए दोनों अमाउंट दिए हुए हैं, 3600 रुपये दिया है और 25% की छूट भी दे दी है। यानी जो बेचा गया है वो छूट के बाद है 3600, उसका अंकित मूल्य क्या होगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो भी छूट दी जाती है ना, जो भी छूट दी जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। छूट जो है हमेशा इसमें आपको करना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का मेरा एक चैनल पे चैप्टर पड़ा हुआ है, उसको पूरा देखना है, तो उससे आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। हालांकि मैं समझा देता हूँ इसमें भी। छूट जो है वो हमेशा किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे दी जाती है। अब अंकित मूल्य क्या होता है, जो मार्क प्राइस बोलते हैं ना, MRP, जो कीमत लिखी होती है, बोलते हैं ना हम कोई भी सामान खरीदते हैं, भाई इस पर तो 150 रुपये पड़ा है, आप कितना डिस्काउंट दोगे, तो वो 150 रुपये छूट देता है ना, अंकित मूल्य पर वही है, बस ये दी जाती है। तो यहाँ देखिए कितनी छूट दे रहा है, 25%। कितना दे रहा है, 25% दे रहा है। तो 25% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/4, यानी 4 का 25% जो होगा वो होगा 1। ओरिजिनल नंबर अगर 4 है तो वो होगा 1 की छूट, है ना। तो 4 का जो ओरिजिनल नंबर है ना, ये हो गया ओरिजिनल नंबर, यानी ये हो गया मार्क प्राइस। इसको क्या कहोगे आप, मार्क प्राइस, ओरिजिनल नंबर, है ना। मार्क प्राइस भी बोल सकते हो, यानी अंकित मूल्य बोल सकते हो इसे अंकित मूल्य बोलोगे। तो इस पर छूट कितने की हुई, 1 की। भाई 4 का 25% 1, 4 माइनस के 1, ये क्या है, ये यूनिट में ही तो मान रहे हैं हम, एक इकाई में मान के चल रहे हैं कि अगर अंकित मूल्य, ओरिजिनल नंबर मतलब अंकित मूल्य मान रहे हैं हम, है ना। अंकित मूल्य, अगर अंकित मूल्य 4 है तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, सेलिंग प्राइस जो होगी SP, वो होगा अंकित मूल्य माइनस छूट। तो जो बेचेगा वो कितने का होगा, 3 यूनिट का। लेकिन वो कह रहा है 3 यूनिट नहीं है, 3600 रुपये है। तो 3 यूनिट बराबर 3600 सॉरी, तो 1 यूनिट बराबर कितना आया, 1 यूनिट बराबर 3600 बटे 3, तो ये कितना हो गया, 12 × 36 1200। लेकिन हमें पूछा क्या है, अंकित मूल्य कितना मान के चले थे हम, 4 यूनिट, ठीक है, यही तो अंकित मूल्य मान रहे थे। तो 4 यूनिट बराबर कितना आएगा, 4 यूनिट बराबर आएगा 1200 गुणा 4, यानी 4800। ये जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन 3, 4800 रुपये, ठीक है। और हम इसे अब कहें इतना एग्जाम में नहीं करना है। देखो 25% बराबर होता है, मेरे को पता है, अगर मैंने 2-4 बार भी प्रैक्टिस की है ना। प्रैक्टिस सेट किस लिए है, प्रैक्टिस सेट इसीलिए है कि ड्यूरिंग एग्जाम जब आप पेपर को कर रहे हो, क्या क्या प्रॉब्लमें आने वाली हैं, क्या क्या शॉर्टकट आप मार सकते हो। भाई पेपर में तो इतना सॉल्व थोड़ी करोगे। तो देखो 25% बराबर 1/4, यानी ओरिजिनल 4 है तो 1 की छूट देके 3 का मिलेगा, और 3 बराबर 3600, है ना। ये 3 बराबर 3600, तो 4 बराबर आएगा 3600 बटे 3 गुणा 4, ठीक है। तो इससे 12 बार कट गया और 12 × 48, तो आपका उत्तर आएगा ऑप्शन 3। तो ये है प्रैक्टिस सेट, इसीलिए लगाने के लिए बोला जाता है कि आपको ड्यूरिंग एग्जाम क्या क्या दिक्कतें आएंगी, क्या क्या समस्याएं का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करोगे आप, तो वो सबको पहले ही आप एक बार फेस करके
पहचान जाओ कि यहाँ पे ऐसे ऐसे करना चाहिए। अगर ऐसी दिक्कत आ रही है, अगर सॉल्यूशन, अच्छा कुछ सॉल्यूशन ऐसे भी आएंगे जिनमें आपको कैलकुलेशन थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, करिए, जो भी है उनको करिए, लेकिन उनको लास्ट के लिए रखिए। पहले आप ऐसे क्वेश्चन करिए जिनमें कम समय खर्च हो, और मैथ ही है जो पूरे पेपर में आपका सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, तो उसमें टाइम बचाना मैथ की ही देन है। अगर मैथ में आप एक एक क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम दोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैथ पे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जीके आपको याद है तो कर दोगे, नहीं तो नहीं, है ना। लेकिन मैथ फिर भी एक बार होता है कि आपको लगेगा आ रहा है, लेकिन हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए। तो उन सबको अवॉइड करने के लिए, उन सबको बचाने के लिए, उन सब से बचने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में दिया है, एक फल विक्रेता को एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि वह प्रत्येक आम पर 1 रुपये अधिक वसूले, है ना, तो उसे 50% का लाभ होता है। प्रारंभ में आम की कीमत कितनी थी, यानी सेलिंग प्राइस थी, वो विक्रय मूल्य कितना था। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या करिए, परसेंटेज में दिया हुआ है, तो मान के चलिए प्रारंभ में, है ना, प्रारंभ में आम की कीमत माना लिख लीजिए यहाँ पे, माना प्रारंभ में आम की कीमत 100 यूनिट है। कितना? 100 यूनिट। अब 25% लाभ के बाद, है ना, जो सेलिंग प्राइस है, जो बेचने के बाद, तो यहाँ लिखेंगे 25% लाभ के बाद, है ना, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 125 यूनिट, है ना। ये किस लिए मानते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज सारी 100 पे निकलती है। जब 100 यूनिट है तो 100 का 25% 25। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा है, यदि प्रत्येक आम पर 1 रुपये, अब ये मत सोचना कि वो केजी था, सिर्फ जो भी रेट लिया जा रहा है वो यूनिट में ही लिया जा रहा है ना। तो ये 1 रुपया अलग से आ गया, है ना। तो क्या करिए, अब 125 में, है ना, 125, ये क्या है, यूनिट, ये रेट था, ठीक है, मैं +1 और कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, अब 50% लाभ, यानी 100 यूनिट का 50% कितना हो गया, 150। अब हो गई उसकी कीमत 150 यूनिट। तो 1 रुपये की कितनी यूनिट आएगी वैल्यू, यहाँ से निकालेंगे, तो 1 रुपीज़ बराबर, ये रुपया है और वो यूनिट थी, है ना, ये रुपया है, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया 1 रुपया, है ना। और रुपया और यूनिट को कभी आपस में बराबर मत समझ लेना, ठीक है, क्योंकि ये कंपेयर यूनिट होती है, कंपेरिजन होता है सिर्फ। 1 रुपये बराबर 150 माइनस के 125 बराबर 25 यूनिट, कितना, 25 यूनिट। अभी 25 यूनिट आ रही हैं 1 रुपये की वैल्यू के बराबर, है ना। तो हमने कितने में बेच रहे थे 25% लाभ लेके, 125 में, है ना। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, जो विक्रय मूल्य होगा, आम की कीमत कितनी हुई भाई, आम की कीमत तो यही है ना जो बिक रहा है, 100 रुपये में तो उसने खरीदा ही था, तो जो बेच रहा है आम की कीमत हुई, आम की कीमत जो होगी वो होगी 125/25। क्यों? क्योंकि 1 रुपये बराबर आ रहा है आपका 25 यूनिट, और टोटल कितना है 125, तो 125/25, तो 25 से कट गया 5 बार, तो ये रुपए में आएगी, ठीक है, ये किस में आएगी, रुपए में। तो ये 5 रुपये जो है उसकी एक आम की कीमत होगी। और पूछे कि वो कितने में खरीदा, तो 4 रुपये में, क्योंकि आरंभ में खरीदा था 100 रुपये में, 100/25 करोगे तो आएगा 4 रुपये, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का ही है। एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य, पहली बात मैं आपको समझा दूं, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इन सबको बहुत बारीकी से समझ लीजिए आप, ठीक है। देखिए अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इन सबको आप बहुत अच्छे से समझने के लिए हमारे चैनल मंगेश मैथ मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिए और उस पर वीडियो देखिए, उसमें हमने इन सबको अच्छे से समझाया है। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से
एक बार इसको पढ़ते हैं। एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत। तो ये अगर इस टाइप के सब क्वेश्चन आए ना तो सीधा सीधा उसका लागत मूल्य जो बोलते हैं ना, क्रय मूल्य, लागत मूल्य मान लीजिए, लागत मूल्य बराबर 100 रुपये मान लीजिए, ठीक है। अब इस पे क्या करता है वो, 20% अधिक, यानी अंकित मूल्य कितना करेगा वो, अंकित मूल्य बराबर 120 रुपये। क्यों? क्योंकि 100 का 20% बराबर 20/100, तो 100 से 100 कट गया, बराबर 20 आया, ठीक है। तो ये 20 जुड़ गया, ठीक है, तो ये हो गया 120। अंकित मूल्य बराबर 100 का 20%। अब कह रहा है 10% की छूट, है ना, तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस छूट, है ना। तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस के छूट। छूट कितनी दे रहा है, 10%। तो अंकित मूल्य कितना है, 120 माइनस के 120 का 10%। 10% की जो फ्रैक्शन होती है, 10% बराबर होता है 1/10, ठीक है। तो इसका हो गया 10% का 1/10, 10 से 0 से 0 कट गई, तो 120 माइनस के 12 बराबर कितना हो गया, 108। समझने की बात यह है कि वो लागत मूल्य कितनी थी, 100, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, है ना भाई। लाभ बराबर आपका होता है विक्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य माइनस के लागत मूल्य या क्रय मूल्य, ठीक है। ये होता है लाभ, लागत मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 108, लागत मूल्य कितना है, 100, तो कितना हुआ, 8। और कितना परसेंट हुआ, प्रतिशत। तो देखो लाभ प्रतिशत जो होता है ना, लाभ प्रतिशत वो बराबर होता है प्रॉफिट, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, है ना। यहाँ 1 मिनट में इधर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ समझ लेना। लाभ प्रतिशत बराबर होता है आपका लाभ बटे लागत मूल्य गुणा 100, ठीक है, गुणा 100। अब लागत मूल्य क्या है वो निकालते हैं, लाभ क्या है, ये लाभ है, ठीक है। तो बराबर लाभ कितना है, 8 का, लागत मूल्य कितना है, 100 का, गुणा 100 परसेंटेज, ठीक है। 100 से 100 कट गया, 8%, यानी ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है, ठीक है, 8%। वैसे अगर एग्जाम में इतना सब करने की जरूरत नहीं है, जैसे 8 आंसर आया, हमें पता ही था कि लागत मूल्य 100 थी, तो 8%, 100 पे 8, तो 100 पे 8 कितना हुआ, 8%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यदि किसी वस्तु की लागत का 20% और 25% की दो अनुक्रमिक, है ना, अनुक्रमिक कटौती करने के बाद P रुपये की आती है, वस्तु की लागत मूल्य क्या थी। अब यहाँ देखिए दोनों के हम फ्रैक्शन वैल्यू बना लेते हैं। 20% बराबर होता है 1/5 और 25% बराबर होता है 1/4। अब देखो किसी भी चीज़ का अगर 25% की छूट दी है ना, या 20% की छूट दी है, तो वो वस्तु जो होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी आपकी 5 में से, है ना, एक कम गया तो 4/5 हो जाएगी, कितना, 4/5। किसी भी मतलब कोई भी अमाउंट मानेंगे, माना अब यहाँ मान लीजिए, पहले माना वस्तु की कीमत, है ना, वस्तु की कीमत
कीमत बोलो या लागत मूल्य बोलो, है ना, या लागत मूल्य, ठीक है, बराबर x रुपये मान लो। अब x का ये क्या छूट क्या होती है, घटा ही जाता है 20%, है ना। तो यहाँ ये एक क्या हो जाएगा 20% बराबर x का, 20% घटाने के बाद जो बनेगा ना वो बनेगा 1/5। 1/5 का मतलब है 5 में से 1 गया है ना, तो x इंटू 4/5। और इसी का सेम अगर 25% और इसमें डिस्काउंट दे दिया जाए तो ये बचेगा x इंटू 4 पे 1 कम कर दोगे तो 3/4, ठीक है, 3/4। तो ये जो आएगा दो अनुक्रमिक, इसको बोलते हैं दो सक्सेसिव डिस्काउंट, है ना, अनुक्रमिक मतलब लगातार एक के बाद एक, है ना। तो ये हो गया x का 4/5 गुणा का मतलब गुणा, है ना, इसका कितना 3/4 बराबर p, है ना। तो पूछा है वस्तु की लागत, अगर ये करने के बाद p आ रहा है तो वस्तु की लागत मूल्य, तो लागत मूल्य हमें p के रूप में निकालनी है। तो देखो 4 से 4 कट गया तो x बराबर आपका आ जाएगा 5p/3, नीचे बटे में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा आपका 5p/3, 5p/3। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। ये एक एक लाइन के आंसर हैं, ये तो समझाने के लिए हमें इतना लिखना पड़ता है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो एक एक लाइन में ये सॉल्व कर लोगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है, देखिए दिया 16 आदमी दिन में 14 घंटे, कितने 14 घंटे 14 आवर्स काम करके किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 28 आदमी 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसमें देखो वही है, हमने फॉर्मूला बताया था पहले भी, सेट में था टाइम एंड वर्क का, m1d1 इंटू h1, है ना, या फिर इसे आप t1 भी कर सकते हो, यानी घंटे को आवर में अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपॉन w1 इजिकल टू m2d2 h2 अपॉन w2। यहाँ देखो काम सेम है तो w1 इजिकल टू w2, पहली बात तो है ना, w1 इजिकल टू w2, तो ये खत्म, है ना, कट गए, इनकी ज़रूरत ही नहीं है, सेम काम है, उसी काम का क्वेश्चन में दिया होता है, उसी काम का। सॉरी माइक लगाना भूल गया था। 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके कितना 12 घंटे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो ये फॉर्मूला है m1d1 इंटू m1 इंटू d1 इंटू h1 अपॉन w1, m2 इंटू d2 इंटू h2 अपॉन w2। तो यहाँ पे काम सेम है, वही कार्य ये कर रहे हैं वही इनको करना है, तो w1 बराबर w2, तो w1 से w1 टू काट दिया। अब देखिए यहाँ पे m1 क्या है, इनकी वैल्यू रख लेते हैं। m1 बराबर है 16, d1 क्या है, देखो ये m1 है ये d1 है, ठीक है। तो और ये h1 है जो पहले दिया है ना, तो ये d1 क्या है 12 दिन, h1 क्या है 14 घंटे, m2 क्या है 28, और आपका d2 हमें फाइंड आउट करना है ना, और h2 कितने घंटे काम करेंगे 12 घंटे, रख देते हैं फॉर्मूला में, ठीक है। m1 16 गुणा d1 12 गुणा h1 14 बराबर d2 मेरे को पता करना है, ठीक है, d2 इंटू m2 28 इंटू h2 12। इन सब चीज़ों का देखो क्या होता है, यहाँ हर बंदे की इफ़िशियंसी कंसीडर की जाती है, कार्य क्षमता को यहाँ पे लिया जाता है, समझा जाता है। देखो 28 14 से कट गया 28 2 बार, ठीक है, 12 से 12 कट गया, ठीक है, और ये 2 से कट गया 16 8 बार। तो जो d2 की वैल्यू आई ना वो आई 8 दिन, ठीक है, कितनी 8 दिन, यानी वो जो है उस कार्य को
ऑप्शन 3 सही उत्तर है, 8 दिन में पूरा कर लेंगे। ये बहुत ही कम समय का सबसे शॉर्टकट सवाल था। यहाँ पे आपको सीधा सीधा गुणा करना था ये वाला, इतना समझने के बाद ये सब सीधा कर देना है और डायरेक्ट एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए टाइम एंड स्पीड का ये क्वेश्चन है। एक विमान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, चाल नहीं किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में तय करता है। यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए तो 9000 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चाल निकालनी होती है। तो चाल बराबर आपका होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है, ठीक है। तो दूरी कितनी है 6000, समय कितना है 8 घंटे। अब इसको काट दीजिए, इसे काटोगे तो ये आपका आएगा 8 सत्ते 56, कितना बचा 4, 8 पंजे 40, 0, 750 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो स्पीड आई चाल है ना, स्पीड बराबर आया आपका 750 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पर घंटा, प्रति घंटा। अब कह रहा है 250 किलोमीटर की स्पीड जोड़ दी जाए, है ना। तो 250 किलोमीटर जोड़ दीजिए इसमें प्लस 750, तो ये आपका कितना हो गया 1000 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड निकल के आ गई, ठीक है। अब कह रहा है 9000 किलोमीटर दूरी को, है ना। तो कितना समय, समय बराबर आपका होता है टाइम बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। तो दूरी कितनी है 9000 किलोमीटर, चाल कितनी है 1000 हो गई, 250 की स्पीड बढ़ा दी तो 1000 से भाग करेंगे तो सीधा सीधा 9 बार कट गया, ठीक है। तो स्पीड आएगी आपका टाइम आएगा 9 घंटे में पार कर लेगा। 9000 किलोमीटर है, 1000 की स्पीड से 9 घंटे में पार कर लेगा, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस सवाल में आपको कुछ समझ आ रहा है कि ये सीरीज किसकी है? ये सीरीज है विषम संख्याओं की, है ना। किनकी? विषम संख्याओं की। ये हमने नंबर सिस्टम में पढ़ाया हुआ है कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है ना। ये है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती हैं? जिनके अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित न हो, दशमलव में आएगा, वो विषम संख्या कहलाएगी। अगर 2 से विभाजित हो जा रही है तो वो सम संख्या कहलाएगी, ठीक है। ये विषम संख्या है। तो देखो यहाँ पे विषम संख्याओं का अगर सीरियली दी हुई है, यानी लगातार दी हुई है ना, यहाँ मैं लिखना चाहूँगा ऐसे, लगातार, लगातार, एन मतलब कितनी है, यहाँ तो 25 है, 100 भी हो सकते थे, 200 भी हो सकते थे, 20 भी हो सकती थी। एन विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का, एन विषम संख्याओं का औसत जो होता है ना, औसत, एवरेज, वो होता है आपका एन स्क्वायर अपॉन एन बराबर एन, ठीक है। तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी है 25 है और सारे लगातार हैं, ठीक है। तो आपका जो एन बराबर 25 अगर इसमें रखोगे तो 25 का स्क्वायर बटे 25, तो स्क्वायर मतलब क्या होता है 25 गुणा 25, तो स्क्वायर से ये इससे 25 कट गया, ठीक है। या फिर मैं लिख देता ये 25 गुणा 25 बटे 25, तो एक 25 से 25 कट गया, ठीक है। ऐसे कर लो, या आपकी मर्जी, यहीं से यहाँ काट दो, तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 25, ठीक है। तो आपका उत्तर जो है ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये प्रैक्टिस सेट है, इसको आप ऐसे न सोचें कि बहुत फास्ट कराऊं, नहीं, इसको अच्छे से समझिए। थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी समझ में आ गया तो आप फास्ट कर लोगे, ठीक है। तो आपको इसे पहले समझना है, ठीक है। तो अभी आइए क्वेश्चन देखते हैं। 1008 को किस एक
अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, तो इस टाइप को करने के लिए इसके क्या करिए, प्राइम फैक्टर करिए, यानी इसके गुणनखंड करिए, और गुणनखंड ऐसे करिए जो बिल्कुल प्राइम फैक्टर, छोटे छोटे गुणनखंड, यानी जो 2, 4, 6 इस क्रम में आ जाए, 2, 3, 5, 7 में, है ना। तो करते हैं, देखिए इसको करने के लिए आप क्या करिए, 1 0 0 8 को अगर आप काटोगे तो देखिए, पहले आप काटिए इसे किससे, 2 से कट गया ये 5 0 4, फिर 2 से काटिए, 2 से कट गया आपका ये 2 5 2, फिर 2 से काटिए, 2 से कटेगा आपका ये 126, फिर 2 से काटिए, 2 से कट गया कितना, 6 3, अब 2 से नहीं कटेगा, है ना। अब क्या करिए आप, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 1 3, फिर 3 से काटिए, 3 7 21, 7 से काटिए 1। ठीक है, तो ये आगे आपके। अब क्या करिए, अब हमें इसको करना है एक पूर्ण वर्ग बनाने, है ना। तो देखिए पेड़ यहीं बना दीजिए, 1 2 3। ठीक है, ये तो बन गए पूर्ण वर्ग, बचा क्या, 7, समझ रहे। या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए सीधा सीधा, 2 गुणा 2 गुणा 2 2 गुणा 2 गुणा 3, है ना, 3 गुणा 3 गुणा 7। देखो, तो ये 2 हो गए, ये पेयर हो गया, 2 पेयर, और ये पेयर हो गया। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर इसको डिवाइड करें तो जो भागफल आएगा ना वो पूर्ण वर्ग, है ना। तो ये भी एक पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी, यानी ये हो गया 2 का वर्ग गुणा 2 का वर्ग गुणा 3 का वर्ग गुणा 7। ठीक है, तो अब किससे भाग करें, देखो इससे करेंगे तो ये 7 बच जाएगा। ठीक है, नहीं ये तो पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, तो हमें करना पड़ेगा 7 से डिवाइड। 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो भागफल जाएगा ना, कितनी बार जाएगा, वो एक पूर्ण वर्ग टाइम जाएगा। ठीक है, जो आपका जो शेषफल मतलब भागफल जाएगा ना, 7 से डिवाइड करोगे तो वो कितना आएगा, 4 गुणा 4 गुणा 9, है ना, 4 गुणा 4 गुणा 9, 4 चौक 16, 16 निम्मा 144, है ना। 44 का मतलब ये किसका वर्ग है, 12 का, है ना। या फिर आप यहीं से भी कर सकते थे, 2 दूनी 4 12, है ना। तो ये जो है 7 से हम अगर इससे डिवाइड करेंगे तो आपका ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए ये वर्गमूल पूछा है दशमलव में। तो पहली बात तो आप इसको एक नॉर्मल बनाने के लिए क्या करिए, ये है अंडर रूट में 0.000441। तो पहली बात तो 441 है ना, आप जो है 25 तक के सारे वर्गमूल वर्ग ये सब याद रखना। ठीक है, वर्ग, तो ये जो 441 है ये किसका वर्ग है, ये 21 का वर्ग है। ठीक है, ये 21 का वर्ग है, तो ये 21 का वर्ग है। तो अब क्या करिए, आप क्या करिए, अंडर रूट में ऐसे करिए, अंडर रूट में 0 दशमलव, है ना, 0.000441, है ना। अब क्या करिए, दशमलव हटाइए और बट्टे में इतनी 0 लगा दीजिए, तो यानी 6 अंक है, 6 अंक की 0 लगा दीजिए। ठीक है, 6 0 और ये दशमलव हट गया यहाँ। ठीक है, दशमलव हटा दिया, तो ये क्या आया आपका, ये आया अंडर रूट में 441 अपॉन अंडर रूट में 6 0, 1 के आगे 6 टाइम 0, 2 4 6। ठीक है, अब ये वैल्यू किसकी होगी, ये होगी 21 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 21 का स्क्वायर बटे ये किसका हो गया, देखो स्क्वायर में लाने के लिए 2 0 का एक पेयर होता है, 1 2 और ये 3, है ना। तो ये हो गया आपका 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर से वर्गमूल हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, तो ये आपका आया 21 बटे 1000। इसका मतलब है 3 0 और 3 अंक के बाद 0 दशमलव लगेगा, तो 0.021, यानी ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। ठीक है, ये देखिए प्रॉफिट लॉस का फिर से एक क्वेश्चन आया है। एक दुकानदार टीवी सेटों पर पूरे स्टॉक खत्म करने के लिए टीवी सेट पर, है ना, 12% की छूट देता है यदि टीवी सेट का अंकित मूल्य 6500 है तो टीवी सेट का विक्रय मूल्य। तो मैं एक बात बताऊं, देखो किसी भी चीज़ का जो परसेंट में छूट दी जाती है ना,
उस छूट के बाद में 100 माइनस, है ना, 100 माइनस के जो भी छूट दी जा रही है, जो भी डिस्काउंट दिया जा रहा है, उसको x, है ना, बट्टे 100, ये वैल्यू इसकी बचती है। ये वैल्यू जो है अंकित मूल्य के बाद में, छूट के बाद में बचती है। क्यों? क्योंकि देखो 100 रुपये पे ये तो छूट दे ही दी, और इसमें गुणा कर दीजिए जो भी अमाउंट बचा है उसका, है ना। तो आफ्टर डिस्काउंट, छूट के बाद जो कीमत बची वो आपकी रहेगी, है ना। ऐसे लिखेंगे, छूट के बाद, छूट के बाद टीवी सेट की कीमत, ठीक है, टीवी सेट की कीमत ये क्या होगी, बराबर, देखो अंकित मूल्य क्या है 6500, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा बाद में, इंटू 100 माइनस के छूट कितनी है 12 की, ठीक है, ये 100 है, अपॉन 100। ये देखो दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दीजिए, और ये बचा 88, तो ये हो गया आपका 88 बराबर गुणा 65, ठीक है। तो देखो एक ऐसे गुणा को करने के लिए आप क्या करिए, ये अप्रॉक्सीमेट किसके है 90 के, है ना, तो आप इसमें 90 का गुणा कर दीजिए। देखो मैं एक कलर चेंज करके बताऊंगा, बहुत इजी वे में आप इस गुणा को सेकंडों में कर दोगे। देखो 65 इंटू 90 कर दीजिए, 90, ये कितना आया, जीरो की जीरो, 9 पंजे 45, 45 का 5, भाई गुणा करोगे 9 पंजे 45, 45 का 5, ठीक है, ये 5 है, ठीक है, वो थोड़ा पेन की वजह से हो गया। 9 पंजे 45, 45 का 5, कैरी हासिल 4, 9 छक्के 54, 54 और 4 58। अब क्या करिए, माइनस के, हमने इसमें कितने बढ़ाए थे 88 में 2, है ना, 2 बढ़ाए थे ना, तो 65 का 2 से गुणा करके इसमें से घटा दीजिए, 65 दूनी 130, यानी 130 इसमें से कम कर दीजिए। भाई ये तो जोड़ घटा बहुत ईजी है, 0 2 7 5, यानी 5720 रुपये इसका उत्तर आएगा। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। देखिए मैं बताऊं, अगर आपको गुणा करना ऐसा है तो ये अगर ऑड नंबर में करोगे बहुत टफ लगेगा, क्योंकि आपको पहले 5 का करोगे, 65 का तो मल्टीपल कर नहीं पाओगे, इतना ईजी भी नहीं है। तो आप क्या करिए, जो भी नियर बाई एक ऐसा लाइए जो एक जीरो के साथ हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, 500 हो, 200 हो, यानी जहाँ 0 0 हो, तो जीरो का तो सेम आ जाता है मल्टीपल में। लेकिन जितने यहाँ पर बढ़ा रहे हो, यहाँ पे 2 बढ़ाए ना आपने, 88 से 90 किया, तो यहाँ 2 का गुणा करके कम कर दीजिए, क्योंकि यहाँ बढ़ाया है तो यहाँ 2 का गुणा करिए और कम कर दीजिए। तो ये है एक नॉर्मल ऑड नंबर के गुणा करने की स्मॉल सी ट्रिक। और एक चीज़ बता दूं, मैं ट्रिकों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, ये तो एक अच्छा एक कॉन्सेप्ट ही है, ट्रिक नहीं कहूँगा, ये तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो टाइम टेकिंग जो सवाल होते हैं उनको शॉर्ट टाइम में करने के लिए, ठीक है। और हाँ, ये मैं बता रहा था कि इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाने के लिए, ये तो था कि 100 माइनस के जो भी छूट दी जाती है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो टीवी सेट है 6500 का, 6500 का, और इस माइनस छूट के बाद, है ना, अरे ये तो हो गया प्लस हो गया, देखिए टीवी सेट है 6500, अब इस पर छूट दी गई कितने की, 12% की, ये इसकी छूट बनी 6500 की, ठीक है। तो इससे 2 जीरो काटोगे, ये हो गया। अब क्या करिए, 6500 माइनस के 65 गुणा 12, है ना, आप जो करोगे, या फिर आप इसको लिख लीजिए कैसे, 6500, ये क्या था 12 था ना, 6500 बटे 100, अब इस 100 का यहाँ गुणा करोगे, है ना, 100 का यहाँ गुणा करोगे, फिर इसमें से इसको घटाओगे और बटे 100 रखोगे, तब जाके ये निकलेगा इसकी वो वैल्यू जो इसका 12% जो छूट दे रहे थे ना, इसमें से इससे कम करके, तब जाके ये इतना लंबा पड़ जाता है। इससे अच्छा है इसको मान के चलो अमाउंट को 100 और माइनस के छूट x% बटे 100, और ये गुणा कर दीजिए जो भी अंकित मूल्य है, ठीक है, अंकित मूल्य में गुणा कर दीजिए, ये सीधा सीधा आपका निकल के आ जाता है। अगर और ये भी अगर थोड़ा सा टफ लगे, और अगर परसेंटेज दी हो, जैसे 12% है ना, यही 25% हो, तो ये होता है 1/4, 1/4, इसका मतलब है 4 पे की छूट, यानी 6500 में 3/4 हो गया, ये 6500 का 3/4, क्योंकि एक की तो छूट दे दी हमने, 4 माना था, तो ये सीधा सीधा 25% निकला था। अब रही बात 12% की,
है ना। तो हमें पता है 4% बराबर होता है 1/25, है ना। 4% बराबर होता है 1/25। तो 12% बराबर कितना आएगा आपका? 12% बराबर आएगा आपका 4×12 3/25, है ना। 3/25। तो यानी ये जो आएगा वो आएगा 6500 का 3/25। नहीं देखिए, इसमें क्या करो, 25 में से 3 कम करोगे, है ना भाई। 25 का 12% छूट, 3 कम, 3 कम मतलब 22, 22/25, ठीक है। सॉरी 23 नहीं, 22/25। तो 25 को 6500 से काटिए, फिर 22 का गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर यही आएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे भी करोगे तो भी यही आंसर आएगा 5720, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत हैं, लेकिन जो आपको अच्छा लगे उसको आजमाइए, और जिससे आप जल्दी कर सको उसको आजमाइए, ठीक है। देखिए, ये है मेंसुरेशन का सवाल। क्षेत्रमिति जो बोलते हैं, 20 सेंटीमीटर ऊंचे 15 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले एक समवृत्ताकार शंकु को गलाया जाता है और उसे 5 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 1 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले छोटे छोटे समान आकार के छोटे छोटे शंकुओं में ढाला जाता है। तो ढले हुए शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, शंकु जो होता है वो कुछ इस शेप में होते हैं। ये होता है वृत्त नीचे, है ना, और ये जो है ऐसे करके इस शेप में रहता है, कुछ इस शेप में रहता है। अगर ऐसे करके ये गोलाकार रहता है, ऐसे करके, ठीक है। इसको बोला जाता है शंकु। क्या बोला जाता है? शंकु। तो ये जो है, ये है इसकी त्रिज्या r, ये है यहाँ से लेके लंबवत दूरी, इसको बोला जाता है h, ठीक है। और इसका जो आयतन होता है वो होता है ना, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, है ना। शंकु का आयतन जो होता है, वो होता है 1/3, है ना, पाई r² h, यानी इसका क्षेत्रफल गुणा हाइट और 1/3 पाई। क्षेत्रफल निकालोगे तो वो होता है पाई r², है ना। जो क्षेत्रफल होता है पाई r²। तो क्षेत्रफल गुणा h हाइट का 1/3, ठीक है। अब आइए, पूछा क्या है उस हिसाब से चलते हैं। देखो, पहले बड़े का है, देखो इसका जो है यहाँ 2 हो गए, r1 r2, है ना, बड़ा हो गया। फिर उसमें से छोटे छोटे बनाएंगे हम शंकु, ऐसे, है ना, ऐसे छोटे छोटे बनाएंगे। तो ऐसे बनाने के लिए हमें इन दोनों वैल्यू को निकालेंगे। देखो इसमें क्या है ना, 20 सेंटीमीटर, h बराबर 20 सेंटीमीटर, cm सारे सेंटीमीटर में ही है, ठीक है। और आधार की जो त्रिज्या है ना r बराबर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका आयतन निकालते हैं, है ना। आयतन निकालेंगे और देखिए, अगर ऐसे ही सेम इसका निकालेंगे तो इसमें h बराबर दिया हुआ है 5 और r बराबर दिया हुआ है आपका 1.5। तो देखो, अगर हमें निकालने हैं, देखो मैं बताता हूँ, इसका जो आयतन आएगा, बड़े शंकु के आयतन जो आएगा, है ना, और छोटे का जो आएगा, तो बड़े में छोटे से भाग दे देंगे, उतने ही उसके नंबर ऑफ गोले बनेंगे, नंबर ऑफ शंकु बनेंगे, ठीक है। तो शंकुओं की संख्या बराबर शंकुओं की संख्या बराबर, ये जो संख्या होगी ना आपकी, ये होगी बराबर बड़े शंकु का आयतन, जितना बड़े शंकु का आयतन है, बड़े शंकु का आयतन, ठीक है, ये आयतन है ना, बटे छोटे शंकु का आयतन, है ना। इसमें छोटे शंकु के आयतन से भाग दे देंगे, ठीक है, छोटे शंकु। अब हम आयतन पूरा निकालने की, छोटे शंकु का आयतन। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ समझाऊंगा कि इनका पूरा आयतन नहीं निकालना है, क्योंकि कुछ वैल्यू यहाँ पे कॉमन है, जैसे 1/3 पाई, है ना, ये तो वैल्यू जो है कॉमन है, तो इनसे वैल्यू दोनों कट जाएंगी। तो हमें सिर्फ इनका रेशियो निकालना होगा और उसी से इसका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए, बड़े शंकु का आयतन क्या आएगा? बड़े शंकु का आएगा 1/3 गुणा पाई, है ना, गुणा r², ये होता है ना r का मतलब क्या है यहाँ पे? 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर का 2 बार गुणा कर दो, है ना, 15 गुणा 15 गुणा h कितना है? 20 सेंटीमीटर, 20 का गुणा कर दो, बट्टे छोटे शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई,
ठीक है, बट गुणा इसकी आर क्या है 1.5 सेंटीमीटर है ना, तो 1.5 गुणा 1.5 कर दो, 1.5 गुणा 1.5, ठीक है, गुणा है एच कितनी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर गुणा 5। तो देखिए यहाँ कलर चेंज करके इनको मैं काटता हूँ, तो देखो 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है। अब देखिए ये दशमलव है ना, ये दशमलव हटाइए और ऊपर 10 का गुणा कर दीजिए, है ना, ये भी दशमलव हटाइए और ऊपर 10 का फिर से एक बार गुणा कर दीजिए। अब ये 15 से 15 कट गया, ये इस 15 से इस 15 कट गया, अब ये 5 से कट गया, कितने बार 5 चौक 20 4 बार, 4 गुणा 10 गुणा 10 100 है ना, तो ये हो गया आपका 400। तो आपका उत्तर आएगा ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। अब इसको करोगे तो ये सब चीज़ें लिखने की जरूरत है नहीं, सीधा आप इसका पाई आर स्क्वायर एच वाले फॉर्मूले में डालते जाओ। और यहाँ पे मैं बता दूँ ये पाई और 1/3 लिखने समझाने के लिए किया गया, यहाँ पर लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधा आप जाइए आर स्क्वायर एच बटे आर स्क्वायर R2, ये R1 मान लो, ये H1 मान लो, H2, ठीक है, इस पर जाइए और तुरंत आंसर पाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपके आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए दिया है 2,43,000 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए, मतलब लघुत्तम मतलब हो गया छोटी सी छोटी संख्या, कि भागफल एक पूर्ण घन बने। तो वही है सेम, इसके भी फैक्टर कर लीजिए, प्राइम फैक्टर बोलते हैं इनको, है ना, प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 4 3 000, ठीक है। अब इनको करिए, आप सीधा एक काम करिए, 2 0 हैं, ठीक है ना, और तो ये तो देखिए यहाँ पे पूछा है पूर्ण घन, है ना, तो यहाँ 3 0 जो है ना एक पूर्ण घन को ही इंडिकेट कर रही है। ये किसका होता है 10 का क्यूब करोगे आप, 10 गुणा 10 गुणा 10, तो ये होता है 1000, है ना। तो ये 0 को तो अलग रखिए, है ना, 10 के लिए सेफ, ये तो 10 हो ही गया। अब 243 पे जाइए, तो देखो 2 से तो भाग जाएगा नहीं, 3 से कटेंगे, 8 3 24 और 3 1 3, तो ये जो है कितनी बार चला गया 81 बार, है ना, 3 से चला गया, 8 3 24 3 1 3 81, और ये 3 0 को लगाते चलिए, वो तो मैंने समझाने के लिए किया था, लगाते चलिए, आगे जाके इसको भी हम दर्शाएंगे कि ये 10 का क्यूब है। तो फिर 3 से करोगे तो ये हो गया 27, है ना, 2 7 0 0 0, फिर 3 से करिए तो ये हो गया 9, ठीक है, 0 0 0, फिर 3 से करिए, 3 3 3000 0, फिर 3 से करिए 1000, अब आगे 10 पे आए, है ना। मैं बता रहा हूँ अगर आप इसको 2 से भी करो, पहले 2 से करो, फिर 2 से करोगे, फिर 5 से करोगे, है ना, आपको ये करना पड़ेगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, है ना। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 25 5 125 अट्ठे होते हैं ना, वो 1000 ही होता है, ठीक है। तो उससे अच्छा है आप सीधा 10 से कर दीजिए, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन ले लीजिए, तो ये कट गया 100 बार, फिर 10 से कर दीजिए, ये कट गया 10 बार, और फिर 10 से कर दीजिए, ये 1 बार, ठीक है। तो ये देखो पूर्ण वर्ग क्या क्या बने, हमें वो देखना है। तो देखो ये पूर्ण घन, वर्ग नहीं घन पूछा है, 3, एक ये पेयर बन गया, बचा क्या 9 बचा, ठीक है, 3 गुणा 3, तो ये क्या है, इससे भाग करेंगे तो ये पूर्ण घन बार, भागफल जो होगा वो पूर्ण घन होगा, है ना। तो 3 गुणा 3 बराबर 9, ठीक है। तो आपका उत्तर आएगा ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर हमारा प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ आ रहा है और आपकी सारी डाउट क्लियर हो रही हैं, तो हमारे प्रैक्टिस सेट को आप शेयर करिए, लोगों को बताइए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। हमारा कोशिश रहेगी, भले हम टाइम अपना वीडियो में ज़्यादा लें, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको इसका पूरे से पूरा फ़ायदा मिले। और इस पेपर में भी आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन बहुत अच्छा खासा चल रहा है, तो प्लीज़ मेहनत करिए। ओके, बाय, गुड लक।